जी, तो हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेसेस। ये केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम ज़िंदगी को समझते हैं, अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेसेस। तो उसके यानी ज़िंदगी, कोई भी ज़िंदा चीज़ है, जानदार है, पौधा है, जरासीम है, वायरस है, फंजाई हैं, एल्गी हैं, जितनी जानदारों की अक़साम हैं, उनके अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, केमिकल मौजूद हैं उनके अंदर और वो आपस में केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो उनकी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। और बायोकेमिकल्स, जैसे पहले भी लफ्ज़ आया था, वो कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर पाए जाते हैं ज़्यादातर, और वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स उनसे बने होते हैं। ये भी है। इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, ये ऐसी केमिकल्स की स्टडी है, एंड वाइटल प्रोसेसेस, और जो उसके अंदर मुख्तलिफ़ काम हो रहे हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, प्रोसेस हो रहे हैं, अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, जो कि जानदारों के जिस्म के अंदर हो रहे हैं, उसकी स्टडी को भी बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बायोकेमिस्ट्री में भी हम ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में हैं, उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करते हैं। सच एज़, अब वो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? प्रोटीन जैसे कि गोश्त है, हमारे बाल हैं, हमारी स्किन है, हमारे नाखून है, ये प्रोटीन होते हैं। चमड़ा है, जो जानदारों की स्किन है या उनकी जो लेदर में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी प्रोटीन की किस्म है। कार्बोहाइड्रेट जैसे आटा है, इसी तरह से मकई है, आलू है, ये सब कार्बोहाइड्रेट निशास्ते में शुमार होते हैं। लिपिड्स, चिकनाई है। न्यूक्लिक एसिड्स, जो कि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, वो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। तो इन सब की स्टडी बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट। नेक्स्ट है जी नंबर 7 पे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो नाम से ही जाहिर है कि ये न्यूक्लियस की केमिस्ट्री है। तो इसके अंदर हम जो है वो एटम की स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं, उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या तब्दीलियाँ होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस कैसे होते हैं और वो केमिकल रिएक्शन से किस तरह मुख्तलिफ हैं, ये सब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनको न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ऑफ एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर। इट डील्स विद रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी आप में से बहुत सारे बच्चों के लिए एक नया लफ्ज़ होगा। ये एक ऐसा फिनोमिनन है, यानी एक ऐसा, ये फिनोमिना का लफ्ज़ पहले भी आया था। कोई भी चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द हमारे माहौल में होती है, उसे हम फिनोमिना कहते हैं। मसलन धूप निकली हुई है, ये एक फिनोमिना है। सूरज चमक रहा है, बारिश हो रही है, ये इनमें से हर एक फिनोमिना है, ठीक है। तो एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो हो रहा है, जो भी होता है, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो उनकी तफसील वो सारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और रेडियो एक्टिविटी में बता रहा था कि ये भी एक ऐसा फिनोमिनन है जो कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसमें होता ये है कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो कि मुसलसल उनके न्यूक्लियस के अंदर ऐसे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं कि वो टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। इससे ये मुराद नहीं है कि वो टूट के ख़त्म ही हो जाते हैं, बल्कि उसकी टूट फूट बहुत ही बाज़ की बहुत ही स्लो है, बाज़ की बहुत ही तेज़ है, लेकिन उसके टूट फूट के नतीजे में उस न्यूक्लियस के अंदर से बाज़ शुआएं या बाज़ छोटे ज़र्रात निकलते रहते हैं और वो मुसलसल निकलते रहते हैं। उसके नतीजे में उस एटम की टूट फूट आहिस्ता आहिस्ता होती है। तो बाज़ की जो है वो तेज़ भी हो जाती है, बाज़ की वो टूट फूट जो है वो चंद मिनटों में वो हो के तो वो एटम ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन बाज़ की जो है घंटों में, मिनटों में, घंटों में, दिनों में, महीनों में, सालों में, और बाज़ की
हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों सालों में जाके वो टूट फूट मुकम्मल होती है। अब उसके नतीजे में मैं बता रहा था कि उस एटम के अंदर से मुख्तलिफ़ शुआएँ निकलती हैं और उन शुआओं के मुख्तलिफ़ नाम हैं, अल्फ़ा रेज़, बीटा रेज़, गैमा रेज़ और भी बहुत सी किस्मों के उसके अंदर से ज़र्रात निकलते हैं। तो ये जो ज़र्रात का निकलना है और उस एटम के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर, इसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर ये ज़्यादा होता है, जिनके अंदर ये प्रोसेस होता है, उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। न्यूक्लियर प्रोसेसेस यानी वही न्यूक्लियस जो है वो मुख्तलिफ़ क्या क्या काम सर अंजाम देता है न्यूक्लियस के अंदर, उसके ज़रात आपस में कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, ये सब उसमें पढ़ते हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है तब्दील होना इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या तब्दीलियाँ आती हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज़ मैनी एप्लीकेशंस। अब इस एप्लीकेशन का मतलब है इसका काम, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। एग्रीकल्चर में, ज़राअत के अंदर, मेडिसन में, अद्वियात साजी के अंदर भी होता है, इंडस्ट्री में भी होता है, सनत के अंदर, और रिसर्च में भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा काम है। उसके बाद है जी फिज़िकल पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर याद रखिए, ये दो लफ्ज़ होते हैं, एक है पॉलीमर, एक है मोनोमर। पोली का मतलब होता है मैनी और मोनो का मतलब होता है एक। अब पॉलीमर केमिस्ट्री जो है उसका अगर सादा लफ्ज़ों में ये कहें कि छोटे मॉलिक्यूल को मिला के जो उनके आपस में केमिकल रिएक्शन से जोड़ने से जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाए जाएंगे, वो क्या कहलाएगा, वो केमिस्ट्री पॉलीमर केमिस्ट्री कहलाएगी। मिसाल के तौर पे ये जो बड़े मॉलिक्यूल हैं ये कुदरती तौर पर भी हो सकते हैं और इंडस्ट्री में साइंटिस्ट जो है वो फैक्ट्री में भी बना सकते हैं। तो इसकी मिसाल सादा तरीन मिसाल जो है, मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ शॉपिंग बैग है, ये जो आम गलियों में उड़ते फिर रहे होते हैं, ये प्लास्टिक के बैग्स, ये भी एक पॉलीमर है। ये बनता कैसे है, ये एक गैस होती है जिसे ईथेन गैस कहते हैं, ईथेन नहीं, ईथीन गैस। उसके मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ा जाता है और उससे ये प्लास्टिक बनता है। कैसे जोड़ते हैं, उसकी क्या कंडीशन हैं, ये तो आप तफसील जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे जाके पढ़ेंगे। अभी मुझे समझाना आपको ये था कि पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर होता क्या है। तो पॉलीमर जो है, याद रखें, कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने से बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में तब्दील करके बनाया जाए, वो क्या है, उसे कहते हैं पॉलीमर, और उसकी केमिस्ट्री कहलाती है पॉलीमर केमिस्ट्री। और वो आगे मैंने बताया दो किस्म की है, एक है कुदरती पॉलीमर जो कुदरत में पहले से ही मौजूद हैं, और कुछ और बहुत सारी तादाद में जो है अब साइंसदानों ने ख़ुद भी बना लिए हैं। Polymers are large molecules made by linking together a series of building blocks। तो बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब वही छोटे मॉलिक्यूल हैं जो कि उसका यूनिट हैं, जिनको मिलाकर वो मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं, वो पॉलीमर कहलाते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री फोकसेस ऑन द प्रॉपर्टीज़। अब जो मॉलिक्यूल बन गए तो इस केमिस्ट्री के अंदर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, और सिंथेसिस यानी वो पॉलीमर कैसे बनाए जाते हैं। एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। एक लफ्ज़ मैं भूल गया, आपको मैंने लफ्ज़ तो बताया था लेकिन उसका मतलब नहीं बताया था। एक है पॉलीमर, एक है मोनोमर। पॉलीमर का मतलब है जो, पॉली का मतलब है मैनी, मर का मतलब है पार्ट्स, मैनी पार्ट्स। तो एक मॉलिक्यूल जो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से जोड़कर बना, वो क्या है, पॉलीमर। और जो छोटे मॉलिक्यूल जिनसे वो मिलकर बना था, उस एक मॉलिक्यूल को कहेंगे मोनोमर। वो इसमें यहाँ लफ्ज़ नहीं है लेकिन वो आगे आएगा। लेकिन आपको मैंने समझा दिया कि मोनोमर क्या है, वो छोटा मॉलिक्यूल है जिससे मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बना पॉलीमर। आगे उसने मैक्रो मॉलिक्यूल लिख दिया, एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब भी बड़ा मॉलिक्यूल है,
मैक्रो मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल। तो ये उसने क्यों कहा? असल में वो ये कहना चाह रहा है कि मैक्रो मॉलिक्यूल को उसने नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल कह दिया। ये क्योंकि मैंने बताया था 2 किस्म के होते हैं, एक जो इंडस्ट्री में या साइंटिस्ट लेबॉर्ट्रीज़ में बनाते हैं उनको पॉलीमर कह दिया जाता है, और मैक्रो मॉलिक्यूल वो उसको भी मैक्रो मॉलिक्यूल कह सकते हैं, और जो नेचुरली अकरिंग है उसको भी पॉलीमर कह सकते हैं। लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल आमतौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल उसने किया है जो नेचुरली अकरिंग है। जैसे मैंने आपको मिसाल अभी नहीं दी, मैं बता देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट का लफ्ज़ आया अभी, तो कार्बोहाइड्रेट जो लफ्ज़ है, ये कार्बोहाइड्रेट बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। मसलन हम आलू खाते हैं, हम आटा खाते हैं, तो ये इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। तो ये किससे मिलकर बना है? ये ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल से मिलकर बड़े बड़े, मसलन उस एक कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल के अंदर हो सकता है कि 10 से 12 ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल या इससे भी ज़्यादा तादाद में ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हों, और जब वो हमारी बॉडी में जाते हैं, हमारी बॉडी में एंजाइम्स जो हैं वो उसको तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं। Many materials present in the living organism including proteins, cellulose and nucleic acids are naturally occurring polymers। अब ये वो नेचुरल की बात कर रहा है, वो कौन कौन से हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बता दिया। प्रोटीन एक पॉलीमर है जो किससे मिलकर बना है? अमाइनो एसिड से। उसका मोनोमर क्या है? उसका यूनिट क्या है? अमाइनो एसिड। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज जो है प्योर सेलुलोज, याद रखें कॉटन को कहते हैं। जो रुई है ये 100% खालिस सेलुलोज है, ये एक पॉलीमर है, और ये भी ग्लूकोज से मिलकर बना है। हैरत की बात है कि वो जो हम आटा खाते हैं वो भी ग्लूकोज से मिलकर बना है, सेलुलोज भी ग्लूकोज से मिलकर बना है। अच्छा, तीसरी चीज़ लकड़ी है, लकड़ी भी ज़्यादातर सेलुलोज है, उसके अंदर और भी चीज़ें हैं लेकिन ज़्यादातर सेलुलोज से मिलकर बनी है। तो क्या हैरत की बात नहीं? आपके ज़हन में सवाल पैदा होता है कि सारी चीज़ें जब ग्लूकोज से मिलकर बनी हैं, इसका मतलब है कि कॉटन भी ग्लूकोज से मिलकर बनी, कपड़े जो हम पहनते हैं, इसी तरह से अगर प्योर कपड़े हैं, सूती कपड़ा जो है नेचुरली, और अगर जो हम आटा खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मकई इस्तेमाल कर रहे हैं, और लकड़ी है जिस कुर्सी जिस पर हम बैठे हैं, ये सब सेलुलोज से हैं, तो फिर फ़र्क कैसे है इनके आपस में, एक दूसरे से डिफरेंस क्यों है? तो उसका डिफरेंस वही है जैसे आपने शुरू में पढ़ा था कि आप जैसे केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ते हैं, उसका कंपोजिशन और स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर में कंपोजिशन तो उसकी वही है जैसे हमने पढ़ा ग्लूकोज, लेकिन स्ट्रक्चर में क्या था? उसकी तरतीब। तो ये अगर एक ख़ास तरतीब से जुड़ेंगे तो कॉटन बना देंगे, एक और तरतीब से जुड़ेंगे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। अब ये इनका जुड़ने का अंदाज़ है जिसकी वजह से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो वो आलू के अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, एक और तरीके से जुड़ेंगे तो लकड़ी के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए, वो एक पॉलीमर है। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड की बात पहले हुई थी। न्यूक्लियस के अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिन्हें पॉलीमर भी कह सकते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, और नेचुरली अकरिंग है जिसको डीएनए भी उसका दूसरा नाम है। जहाँ पे इसका जिक्र आएगा वहाँ पे आप पढ़ेंगे। तो ये भी नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स हैं। उसके बाद आ गया जियो केमिस्ट्री। तो जियो का मतलब होता है ज़मीन। तो ज़मीन की केमिस्ट्री, तो ज़मीन की केमिस्ट्री में आप देख लें, ज़मीन जो है उसके अंदर चट्टानें हैं, मट्टी है, उसके अंदर पानी भी है, उसके अंदर हवा भी है, उसके ऊपर जो है वो उसका मौसम भी है। तो ये सारी चीज़ें, और नीचे तक जो है इसके पाताल तक जितना कुछ मटेरियल मवाद मौजूद है, ये सब, और इसके केमिस्ट्री सारी, इनके केमिकल रिएक्शन, ये जियो केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं। द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ की क्या कंपोजिशन है, एंड इट्स सोर्सेज एंड मिनरल्स। उसके अंदर बहुत से नमकियात हैं, मिनरल्स हैं, और सोर्सेज यानी कौन कौन से कहाँ कहाँ से वो बनते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, इस कॉल्ड जियो केमिस्ट्री। तो ये उसकी डेफिनेशन का निशान लगा लें। अपार्ट फ्राम इट्स यूज़ इन मिनरल्स एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब है
कि हम उसकी तलाश करें। एक्सप्लोरेशन यानी उसको हमने तलाश किया, मिनरल्स को, कोई भी मिनरल जो हमें चाहिए, मिसाल के तौर पे हम तेल तलाश कर रहे हैं, ये भी एक एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस है, ये ज़मीन से निकलता है। गैस की तलाश कर रहे हैं हम, वहाँ से कोई ख़ास सोने की तलाश कर रहे हैं, हमें कोई ख़ास कॉपर का साल्ट चाहिए, कॉपर मेटल चाहिए, तो हम कॉपर के साल्ट, कॉपर के मिनरल को तलाश करेंगे, कॉपर ओर कहेंगे उसको। तो एक्सप्लोरेशन ये भी जियो केमिस्ट्री का हिस्सा है। जियो केमिकल मैपिंग, तो मैपिंग किस लिए की जाती है? ये आजकल इतना एडवांस दौर आ गया है सैटेलाइट्स के ज़रिए, तो जो है वो सारी ज़मीन की मैपिंग कर ली गई है। और वो ना सिर्फ ये कि ज़ाहरी जोग्राफियाई नक्शाबंदी मैपिंग की गई है, बल्कि मिनरल्स भी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कौन कौन से मिनरल्स कहाँ पाए जा सकते हैं और मौजूद हैं, उसके बाकायदा वो उसको मैप की शक्ल दे दी गई है कि यहाँ यहाँ इस किस्म के मिनरल्स हमें मिल सकते हैं। तो ये जियो केमिस्ट्री का हिस्सा है। अपार्ट फ्राम इट्स यूज़ इन मिनरल एक्सप्लोरेशन, geochemical mapping today has applications in environmental monitoring। तो environment, माहौल की जो मॉनिटरिंग की जाती है, यानी उसको ऊपर नज़र रखी जाती है, वो भी जियोकेमिस्ट्री का हिस्सा है। फॉरेस्ट्री, जंगलात के मुतल्लिक उसका इल्म, जंगलात की मॉनिटरिंग। एंड मेडिकल रिसर्च, तो मेडिकल रिसर्च में कौन कौन सी चीज़ें, मिनरल्स ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले और इसी तरह से केमिकल्स, वो हमें मेडिसिन के तौर पे हमें ज़रूरत हो सकती है, तो उसका भी बारे में भी इस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है। जियोथर्मल हीट पंप, आगे है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। जियोथर्मल हीट पंप यूजेस ए पंप to transfer underground water into the buildings during the winter to heat them and in the summer to cool them। तो ये जियोथर्मल हीट पंप के बारे में थोड़ा सा तारुफ करवाया गया है कि मिसाल के तौर पे सख्त सर्दियां हैं तो हमें गर्म पानी की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, हम गीज़र लगाते हैं या हमारे पास अगर गैस नहीं है तो हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, बिजली महंगी है तो फिर हम लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, तो पानी गर्म करते हैं या चूल्हे पे गर्म करते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप ज़मीन से पानी निकालें, जैसे आपका भी तजर्बा होगा कि सर्दियों में अगर हम ताज़ा मोटर का पानी चलाते हैं तो वो हमें ताज़ा पानी होता है, हम उसके साथ नहा सकते हैं, हमें गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ज़मीन के नीचे से निकला है। तो वो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर, थोड़ा सा, भले थोड़ा सा ही हो, लेकिन वो उस वक्त के बाहर के टेम्परेचर की निस्बत ज़्यादा होता है। लेकिन बाज़ ज़मीन पर ऐसी जगह हैं जहाँ पर नीचे पानी अच्छा खासा गर्म होता है, क्योंकि वहाँ से जो है वो ज़मीन के नीचे वहाँ पर लावा मैग्मा की फॉर्म में वहाँ पर मौजूद होता है, और वो पानी को इतना गर्म कर देता है कि वहाँ पर स्टीम बन जाता है पानी। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पर पंप लगा के पानी नीचे भेजते हैं, और वो पानी, ठंडा पानी नीचे जाता है और दूसरी साइड से स्टीम निकलती है। बाज़ अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो स्टीम निकलेगी, अगर थोड़ा सा कम टेम्परेचर है तो गर्म पानी निकल आएगा। तो उसको पाइप के ज़रिए से घरों को गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी तरह अगर वहाँ से स्टीम निकलेगी तो स्टीम की मदद से टरबाइन चला के बिजली भी पैदा करते हैं। बाज़ जगहों पर, बाज़ मुल्कों में ये भी सिलसिला है। इसी तरह से आपने ये भी देखा होगा कि गर्मियों में जब हम शदीद गर्मी का मौसम है तो हम ज़मीन से ट्यूबवेल चला के या अपने घर का पंप चला के जब हम पानी निकालते हैं तो वो ठंडा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़मीन के अंदर जो नीचे की जगह है वो, उसका एक अपना टेम्परेचर है। वो सर्दियों में हमें गर्म लगता है और गर्मियों में ठंडा लगता है, यानी वो तब्दील नहीं होता। बाहर का टेम्परेचर तब्दील होता है, तो उसकी निस्बत से हमें वो नीचे वाला पानी कभी गर्म लगता है और कभी सर्द लगता है। लेकिन जहाँ पर मैंने बताया वो एक अलग केस था कि नीचे लावा है या मैग्मा है। मैग्मा वो उसे कहते हैं जब वो ज़मीन के अंदर हो, पिघला हुआ जो लावा होता है, और जब वो बाहर आ जाता है उसे लावा कहा जाता है। तो उसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। जैसे कि पहाड़ों पर भी आपने सुना होगा कि गर्म चश्मे होते हैं,
गर्म चश्मे जो हैं वहाँ पर उसके अंदर गंधक भी होती है और वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, लोग उनमें जाके नहाते हैं, ख़ारिश का मर्ज़ भी कभी आराम आता है। तो ये एक अलग टॉपिक है। बहरहाल मेडिसिनल केमिस्ट्री नेक्स्ट टॉपिक है। In this branch of chemistry, the chemist tries to design and synthesize medicines or drugs which are beneficial for mankind. इस केमिस्ट्री की ब्रांच में जो केमिस्ट है वो कोशिश करता है कि वो ऐसी मेडिसिन को बनाए, डिज़ाइन करे और सिंथेसाइज़ करे। सिंथेसाइज़ बनाना और डिज़ाइन का मतलब है कि उसका नक्शा तैयार करना। मेडिसन और ड्रग्स, तो मेडिसन और ड्रग में थोड़ा सा डिफरेंस है। विच आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, जो कि इंसानों के फ़ायदा के लिए। क्या फ़र्क है? मेडिसन वो होती है जो कि एक इंसान जो है वो बीमारी, जब वो बीमार है तो वो अपना इलाज के लिए उसको इस्तेमाल करेगा, और ड्रग जो है उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान बीमार हो तो तभी इस्तेमाल करे। ड्रग जो है वो बाज़ लोग जैसे नशे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, या किसी ख़ास पर्पज़ के लिए, जैसे एथलीट्स वग़ैरह हैं वो अपने आप को ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। तो अपने आप को इस्तेमाल करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए एथलीट्स इस्तेमाल करते हैं, उसको ड्रग कहेंगे उस वक्त। तो अब वो उसे डिज़ाइन कैसे करेगा, तो ये इसको समझना, इसका तरीक़ेकार को समझना, जब वो उस केमिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये बात तफसील से होगी कि वो कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसको कैसे सिंथेसाइज़ करते हैं। तो ये इसका टॉपिक है। उसके बाद है विच आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, यानी वो मेडिसिन या ड्रग जो हैं वो डिज़ाइन करते हैं जो इंसानों को फ़ायदा पहुँचाएँ। इट इंक्लूड्स द डिस्कवरी। अब इसके अंदर डिस्कवरी भी हो सकती है। डिस्कवर का मतलब है दरियाफ्त करना। कोई चीज़ पहले से मौजूद है कुदरत के अंदर और उसको ढूंढ लिया। जैसे पुराने ज़माने में जो हकीम थे, जो तबीब होते थे, वो तलाश करते थे जड़ी बूटियाँ, उसके अंदर इस बीमारी की शिफा है। तो इसी तरह से आजकल भी साइंटिस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ़ प्लांट्स से बाज़ केमिकल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो डिस्कवर करते हैं और उन्हें पता लगता है कि ये, वो जब उसे यूज़ करते हैं वो इफ़ेक्टिव पता चलता है ये इस बीमारी के लिए है। तो बहुत सारी डिस्कवर हो चुकी हैं, अभी मज़ीद और भी डिस्कवरी हो रही है। डिलीवरी का मतलब है, डिलीवर का मतलब होता है किसी चीज़ को देना। जैसे हमारे घरों में कोई वो फूड डिलीवरी वाले डिलीवर कर जाते हैं कोई चीज़, डिलीवर का मतलब है दे देना। अब मेडिसिन के केस में डिलीवरी का क्या मतलब है कि जब एक शख्स ने वो फूड मेडिसिन इस्तेमाल की, फ़र्ज़ करें वो कैप्सूल की फॉर्म में थी, तो वो उस कैप्सूल की स्ट्रक्चर इस तरह से बनाई जाएगी, या उस मेडिसिन की वो गोली खाई है एक शख्स ने, गोली की फॉर्म, टैबलेट की फॉर्म में, तो वो इस फॉर्म में उसको बनाया इस तरह जाएगा कि उसको जिस्म के अंदर वो किस जगह पे जाके वहाँ पर वो डिलीवर हो, यानी वो जिस्म को हासिल हो कि वो उसका फ़ायदा हो। मिसाल के तौर पे एक मेडिसन है, उसका इस्तेमाल ये है कि उसने स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी जो छोटी आंत है, वहाँ पर जाकर उसकी ज़रूरत है। लेकिन अगर वो जो मेडिसन है जब हम इस्तेमाल करते हैं वो सीधी हमारे पेट में चली जाती है, स्टमक में, और वहाँ जाके वो कैप्सूल टूट जाता है, या वो मेडिसन उस गोली के अंदर से बाहर आ जाती है और वो वहीं पर ही जो है हमारी बॉडी में जज़्ब हो जाती है, वो छोटी आंत तक पहुँच ही नहीं सकती, तो वो डिलीवर तो नहीं हुई। तो ये डिलीवरी का मतलब है कि जिस हिस्से में उसकी ज़रूरत है वहाँ पर उसको पहुँचाना। इसी वजह से आप देखें, जैसे इंजेक्शन भी है, बाज़ इंजेक्शन स्किन में लगते हैं, मसल के अंदर लगते हैं, और बाज़ जो हैं वो हमारी वेन्स में लगाए जाते हैं। तो ये डिलीवरी की बात है कि आपने उसको जिस्म के किस हिस्से में कैसे पहुँचाना है। बाज़ ड्रिप के ज़रिए लगती हैं, बाज़ हम मुँह के ज़रिए खाते हैं। तो ये डिलीवरी से ये मुराद है यहाँ पर। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन, ये लफ्ज़ पहले भी आ चुका है, जज्ब होना। वो दवाई जो है हमारे जिस्म में कैसे जज्ब होगी। मेटाबॉलिज़्म जो है वो बायो पढ़ने वाले बच्चे पहले इससे वाकिफ़ हैं कि जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको मेटाबॉलिज़्म कहा जाता है। ठीक है,
तो उस बॉडी का भी, जब वो ड्रग हमारी बॉडी में चली गई तो वो भी केमिकल रिएक्शन का हिस्सा बन गई। तो वो हमारी बॉडी उसको किस तरह से रिएक्शन करके उसको एब्जॉर्ब करके उसका कैसे उसको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो ये स्टडी मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर की जाती है। इन मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी, इंसान के जिस्म के अंदर उसका मेटाबॉलिज्म किस तरह होगा, ये भी मेडिसिनल केमिस्ट्री का टॉपिक है। नेक्स्ट है जी एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रो कहते हैं स्टार को, तो स्टार्स की और जो प्लैनेट्स हैं स्पेस के अंदर, उनकी जो केमिस्ट्री है वो किस चीज़ से मिलकर बने हैं, वो कैसे बने हैं, वो कब से बने हुए हैं, क्या वहाँ पे कोई लाइफ मौजूद है, तो ये सारी स्टडीज़ जो हैं ये एस्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस अकरिंग इन स्पेस। तो स्पेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स या आयंस मौजूद हैं उनकी स्टडी को, इसी तरह इंटरस्टीलर स्पेस, स्टीलर कहते हैं स्टार को, इंटर का मतलब दरमियान, सितारों के दरमियान जो जगह है वहाँ पर भी जो मॉलिक्यूल्स और आयंस मौजूद हैं, जो ज़रात हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उनके केमिस्ट्री को क्या कहते हैं, एस्ट्रोकेमिस्ट्री। इन दिस डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब जो है ये आप लिख लें, नोट कर लिया करें, लफ्ज़ लिख लिया करें कि इसका मीनिंग क्या है। डिसिप्लिन का मतलब ब्रांच है। इस ब्रांच ऑफ साइंस केमिस्ट्री के अंदर वी स्टडी द एबंडेंस एंड रिएक्शंस ऑफ एटम्स। एबंडेंस भी आपके लिए लफ्ज़ नया होगा बाज़ बच्चों के लिए। एबंडेंस का मतलब यहाँ पर है परसेंटेज, यानी उसकी क्या परसेंटेज है, उसकी क्या मिकदार है। एक लफ्ज़ और भी आया था कंसंट्रेशन, उसकी क्या कंसंट्रेशन है। तो एटम्स जो हैं वो स्पेस में किसी भी जगह पर उनकी क्या अमाउंट है, क्या कंसंट्रेशन है, क्या परसेंटेज है, इसको भी स्टडी किया जाता है। मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया जाता है, उनकी क्या परसेंटेज है, या आयंस की क्या परसेंटेज है, अबंडेंस है, और उनके रिएक्शंस क्या होते हैं in the universe and interaction of these species with radiation। यूनिवर्स का मतलब कायनात, and interaction of these species with radiation, और इन ज़र्रात का, इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स का रेडिएशन, शुआओं के साथ। शुआएँ वो हैं बाज़ जो हमें नज़र आती हैं, बाज़ नज़र ही नहीं आती। मसलन एक्स रेज़ हैं, गैमा रेज़ हैं, कॉस्मिक रेज़ हैं, बहुत हाई एनर्जी की रेज़ हैं। तो उनके साथ जब ये ज़र्रात टकराते हैं तो क्या होता है, उनके अंदर क्या तब्दीलियाँ आती हैं, ये सब भी इस एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है। उसके बाद छोटी सी एक्सरसाइज है जी, तो वो भी हम देख लेते हैं। ए ल्यूनर मिशन हैज़ रिसेंटली ब्रॉट सैम्पल्स फ्रॉम द मून। एक चांद पर एक मिशन गया, कुछ साइंस वो एस्ट्रोनॉट्स गए और वहाँ से वो कुछ मिट्टी उठा के ले आए। द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स वर देन कैरिड आउट ऑन इट। तो उसके ऊपर जो है वो मंदरजा झैल तजर्बात किए गए। पॉइंट आउट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो आप इसको पढ़ के क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी। आपने 11 ब्रांचेस को अच्छी तरह समझ लिया है। तो पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन, डिटर्मिनिंग इट्स कंपोजिशन। उसकी कंपोजिशन हम किस में स्टडी करते हैं, कौन बताएगा जी, बता सकते हैं तो अपने पास लिख लें ताकि फिर हम आखिर में इसको एनालिसिस कर लें। अभी मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ, आप उतनी देर सोचने का टाइम ले लें, सोच लें, फिर अपने पास लिख भी लें, तो फिर मिला लें कि क्या आपकी बात ठीक थी, क्या आपको बात सही समझ आई थी। तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है। तो आप ब्रांचेज़ आप बेशक ऊपर से देख कर भी जवाब दे सकते हैं और इसका जवाब बेशक यहीं पे अपनी बुक में भी लिख लें। नंबर 2 पर है स्टडिंग द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल्स इट कंटेन्स। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। मट्टी है और मट्टी की प्रॉपर्टीज़, उसके अंदर सबसे पहले क्या था, कंपोजिशन, यानी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। नंबर 2 पे है जी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, उन मटेरियल्स की क्या है। और नंबर 3 पे है कैरी आउट केमिकल रिएक्शंस विद यूजुअल इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स। ठीक है जी। तो इसके जवाबात जो हैं वो हम देख लेते हैं कि क्या बन जाते हैं। नंबर 1 पे है जी डिटर्मिनिंग इट्स कंपोजिशन जी। तो इसके अंदर आपको अगर याद हो एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था कि हम किसी भी चीज़ का पता लगाते हैं उसके अंदर क्या चीज़ है। तो सबसे पहले जब हम ये पता, मट्टी हमारे पास आई है, हमें तो नहीं पता चांद से आई है, उसके अंदर क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो जब उसके हम टेस्ट करेंगे तो इसका जवाब होगा एनालिटिकल केमिस्ट्री।
नंबर 2 पे है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो लफ्ज़ ही दिया हुआ है फिज़िकल, तो इससे आपको बूझ गए होंगे फिज़िकल केमिस्ट्री। और नंबर 3 पे है केमिकल रिएक्शंस, और साथ आगे लफ्ज़ भी दे दिया इनऑर्गेनिक रीएजेंट्स, यूजिंग इनऑर्गेनिक रीएजेंट्स। जब लफ्ज़ इनऑर्गेनिक आ गया तो फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो होगी, ये तो सादा सी बात है। और रीएजेंट जो लफ्ज़ है ये आपके लिए शायद नया होगा, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। रीएजेंट ऐसे केमिकल्स को कहते हैं जो लेबॉर्ट्री में, जब आपकी स्कूल की लेबॉर्ट्री में आपको लेकर जाएंगे टीचर, तो वहाँ आप देखेंगे कि कुछ केमिकल्स बॉटल्स में आपके शेल्फ पे पड़े होंगे, मुस्तकिल पड़े होते हैं। और मसलन वो एसिड्स भी हो सकते हैं, बाज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, बाज़ सॉलिड हैं, बाज़ लिक्विड हैं, जो बार बार इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ़ रिएक्शंस के लिए। वो डालते हैं तो वो आपको कुछ रिज़ल्ट मिलता है उससे, वो आप रिएक्शन करवा के तो आप उससे एक नतीजा अख़ज़ करते हैं। तो ऐसे केमिकल्स को रीएजेंट्स कहते हैं। तो ये हो गया आज का टॉपिक। ब्रांचेस हमने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर आपने कोई बात पूछनी हो, कोई बात ऐसी हो जो रह गई हो, जो मैंने ओवरलुक हो गई हो मेरे से, कि मैं ये समझूं कि शायद आपको पता होगा, आपको नहीं पता, या आपके जहन में कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में उसका जवाब दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।